नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे सुरों की मलिका आशा भोसले के सफर की, दिल्ली से सटे नोएडा के महासंग्राम की और डोनाल्ड ट्रंप के किए बड़े ऐलान की, और आखिर में बात करेंगे नारी शक्ति वंदन की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आशा भोसले का हुआ अंतिम संस्कार, तिरंगे में लपेट कर दी गई श्रद्धांजलि। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर नोएडा में कर्मचारियों का प्रदर्शन, तीसरे दिन हुआ उग्र, गाड़ियों में की तोड़फोड़। ईरान तय नहीं करेगा लेबनान में सीज फायर की तारीख, इजराइल का सख्त संदेश। पटना में कल शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक, नए सीएम का होगा ऐलान। दिल्ली विधानसभा को फिर मिली धमकी भरा ईमेल, बम से उड़ाने की मिली धमकी। कानपुर किडनी रैकेट का मास्टरमाइंड फर्जी डॉक्टर रोहित गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 25,000 का इनाम। अमेरिका की होमब्रुज में नाकाबंदी की घोषणा से तनाव बढ़ा, 15 भारतीय जहाज फंसे। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, 1,52,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। पश्चिम एशिया संकट के बीच फिर सेंसेक्स 702 अंक टूटा, निफ्टी 23,900 से नीचे हुआ बंद। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे आज के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। भारतीय संगीत के इतिहास से आज एक ऐसा पन्ना हमेशा के लिए बंद हो गया जिसने 7 दशकों तक हर धड़कन को अपनी लय पर नचाया था। वह आवाज़ जो कभी दम मारो दम बनकर युवाओं का जोश बनी तो कभी इन आँखों की मस्ती बनकर नजाकत का पैमाना बन गई। सुरों की जादुई जादूगरनी आशा ताई यानी आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। वह सिर्फ एक निधन नहीं है बल्कि एक पूरी सदी का अंत है। जिस आवाज़ ने रेडियो के ज़माने से लेकर डिजिटल दौर तक अपनी ताजगी बनाए रखी, वह आज अंत में विलीन हो गई। नियति का खेल देखिए, ठीक अपनी बड़ी बहन लता दीदी की तरह आशा ताई ने भी 92 वर्ष की आयु में और रविवार के दिन ही आखिरी सांस ली थी। आज पूरा देश और समूचा बॉलीवुड गमगीन है क्योंकि संगीत का वह श्वेग अब शांत हो गया है। आपको बता दें, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से रविवार दोपहर वह खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 92 वर्षीय आशा भोसले को शनिवार शाम सीने में संक्रमण के कारण भर्ती कराया गया था। डॉक्टर प्रतीत ने बताया कि उन्हें उम्र संबंधी कई तरह की बीमारियां थीं और आखिर में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे आनंद भोसले ने इस दुखद समाचार की पुष्टि की। वहीं आशा ताई का पार्थिव शरीर उनके लोअर परेल स्थित आवास कंशा ग्रांडे लाया गया, जहां आज सोमवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रशंसक और फिल्मी जगत की हस्तियां उनके अंतिम दर्शन करने पहुंची और शाम 4 बजे मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें, 8 सितंबर 1933 को सांगली में जन्मी आशा जी का जीवन फूलों की सेज नहीं था। महज 9 साल की उम्र में पिता दीननाथ मंगेशकर के निधन के बाद परिवार का बोझ नन्ही आशा और बड़ी बहन लता के कंधों पर आ गया था। संगीत की दुनिया में उस समय लता मंगेशकर का एक छत्र राज था। संगीतकार आशा जी को अक्सर वो गाने दिए जाते थे जिन्हें अन्य बड़ी गायिका मना कर देती थी, लेकिन आशा भोसले ने इसे चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने अपनी आवाज़ में वह नटखटपन और बोल्डनेस पैदा की जिसने उन्हें लता दीदी की शास्त्रीय छवि से बिल्कुल अलग एक वास्ट्रेटाइज सिंगर के रूप में स्थापित कर दिया। 1950 के दशक में नया दौर जैसे ही फिल्मों के साथ उन्होंने साबित किया कि एक बेमुख्य धारा की गायिका की आवाज़ बन सकती हैं। उड़े जब जब जुल्फें तेरी ने उन्हें हर घर की पसंद बना दिया। वहीं 70 के दशक में आशा पंचम की जोड़ी ने संगीत की परिभाषा बदल दी। पिया तू अब तो आजा और दम मारो दम जैसे गानों ने उन्हें कैबरे क्वीन बना दिया। हालांकि दम मारो दम को उस दौर में विवादों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज वह एक क्लासिक है। वहीं 80 के दशक में जब लोगों को लगा
कि आशा जी सिर्फ पॉप और चुलबुले गाने ही गा सकती हैं, तब खयाम साहब ने उनसे उमराव जान की गज़लें गवाईं। अपनी आवाज़ का स्केल 1.5 सुर नीचे लाकर उन्होंने दिल चीज़ क्या है गाकर सबको हैरान कर दिया। अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। इतना ही नहीं, 90 के दशक में रंगीला फिल्म के तन्हा तन्हा गाने में 60 की उम्र पार कर चुकी आशा जी की आवाज़ 18 साल की लड़की जैसी ताज़ा सुनाई दी। आशा भोसले ने नाम 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्हें भारत सरकार से पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जैसे सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। वह सिर्फ एक गायिका नहीं थी, बल्कि एक शानदार शेफ भी थी। दुनिया के 10 से अधिक देशों में उनकी आवाज़ नाम की रेस्टोरेंट चेन भारतीय जायके का परचम लहरा रही है। आपको बता दें, दीननाथ मंगेशकर और श्रवंती मंगेशकर के 5 बच्चों ने संगीत में अपना योगदान दिया है। लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, आशा भोसले, वेस्टर्न टाइटल मलिका, हृदय नारायण मंगेशकर इकलौते भाई और प्रख्यात संगीतकार उषा मंगेशकर, जिन्होंने भक्ति गीतों से पहचान बनाई, मीना खाड़ेकर, संगीतकार और गायिका। जाहिर है आशा भोसले ने अब हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ का जादू अमर है। जब तक भारतीय सिनेमा में प्रेम रहेगा, दर्द रहेगा और मस्ती रहेगी, आशा ताई की आवाज़ गूंजती रहेगी। वह अपनी आवाज़ की विरासत में लाखों यादें छोड़ गईं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक हर कोई आज नम आंखों से उन्हें याद कर रहा है। सुदर्शन पटनायक ने पुरी के बीच पर 20 फीट की वीणा बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वह हर हिंदुस्तानी की भावना। अलविदा आशा ताई, सुरों की ये महफिल आपके बिना अब हमेशा अधूरी रहेगी। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। नोएडा के औद्योगिक गलियारों से आज ऐसी तस्वीर सामने आई जिन्होंने पूरे देश को दहला कर रख दिया। दिल्ली से सटा ये हाईटेक शहर आज धुएं के गुआर और पत्थरों की गड़गड़ाहट से कांप उठा। जो मजदूर कल तक फैक्ट्रियों में पहिया घुमा रहे थे, आज वही मजदूर इंकलाब के नारों के साथ सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं। नोएडा फेज 2 आज किसी छावनी में तब्दील हो गया, जहां पुलिस की लाठियां और आंसू गैस के गोले बेकाबू भीड़ को थामने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये केवल वेतन की जंग है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश? जी हां, नोएडा की सड़कों पर जो हुआ उसने 2013 के उस खौफनाक मंजर की याद दिला दी जब शहर घंटों तक जलता रहा था। आइए जानते हैं नोएडा के इस महासंग्राम की पल पल की पूरी कहानी। नोएडा के फेज 2 स्थित हौजरी कॉम्प्लेक्स और सेक्टर 84 में सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे हालात उस वक्त हाथ से निकल गए जब हजारों की संख्या में प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। पिछले 3 दिनों से चल रहा शांतिपूर्ण धरना अचानक उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने न केवल सड़कें जाम की, बल्कि औद्योगिक इकाइयों पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ का गुस्सा इतना भयानक था कि सेक्टर 84 में खड़ी कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की 2 गाड़ियों को पलट दिया और उनमें आग भी लगा दी। देखते ही देखते पूरा इलाका वॉर जोन बन गया। पुलिस ने जब स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए लाठीचार्ज किया तो भीड़ और ज़्यादा हिंसक हो गई, जिसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। दरअसल प्रदर्शनकारी कर्मचारी लंबे समय से वेतन वृद्धि और कामकाज की खराब परिस्थितियों को लेकर मोर्चा खोले हुए थे। उनकी मांगे हैं कि नोएडा में भी हरियाणा के मानेसर की तर्ज पर न्यूनतम वेतन ढांचा लागू किया जाए। अकुशल श्रमिकों के लिए 15,220, अर्धकुशल के लिए 16,781, कुशल के लिए 18,501 और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए 19,426 रुपये मासिक वेतन किया जाए। 8 घंटे की शिफ्ट के लिए कम से कम 20,000 वेतन मिलना चाहिए और ओवर टाइम का भुगतान समय पर दोगुना होना चाहिए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर महिलाओं के साथ बदसलूकी और डंडों चेन से पीटने का भी गंभीर आरोप लगाया है। आपको बताते चलें, ये विरोध प्रदर्शन अब केवल नोएडा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 क्षेत्र तक फैल गया है। शनिवार को हुए प्रदर्शन के दौरान स्थिति तब और गंभीर हो गई जब भीड़ और पुलिस के बीच बहस के दौरान गोलियां चल गईं।
इस गोलीबारी में बिहार की रहने वाली एक महिला कर्मचारी को 2 गोलियां लगी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गोलियों की आवाज और भागते हुए लोग साफ देखे जा सकते हैं। आज हुए हंगामे के दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनके साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। कंपनी 8 घंटे के लिए कम से कम 20,000 रुपए का वेतन दे। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि महिलाओं के साथ पुलिस बदसलूकी कर रही है, उन्हें भी डंडे व चेन से पीटा जा रहा है। मेरे 12 साथी थाने में बंद कर दिए गए हैं। वहीं बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। रविवार रात हुई हाई लेवल मीटिंग में सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अब श्रमिकों को ओवरटाइम के लिए नियमित मजदूरी से दुगना भुगतान करना अनिवार्य होगा। साप्ताहिक अवकाश देना भी अनिवार्य होगा। अगर रविवार को काम कराया जाता है तो उसकी दर दुगनी होगी। सैलरी और बोनस में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भुगतान सीधे बैंक खातों में करना होगा। वहीं सीएम योगी ने अगले 24 घंटे के भीतर औद्योगिक प्रशिक्षकों को उद्योग संगठन के साथ बैठक कर विवाद सुलझाने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि श्रमिकों के नाम पर माहौल बिगाड़ने वाले नक्सली और विचारधारा के तत्वों और उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं डीएम मेहरा रूपम ने श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की है। डीएम मेहरा रूपम ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए डीएम का क्या कुछ कहना था। मैं जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समस्त श्रमिक भाइयों और बहनों को नमस्कार करती हूँ। आप सभी के समक्ष मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 2 से 3 दिवस में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी जिसके अंदर श्रमिक भाई बहन शिकायतें उसमें डाल सकते हैं। साथ में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मानजनक व्यवहार सभी श्रमिकों के साथ किया जाए। चौथा निर्देश, श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह 10 तारीख से पहले उनको एक मुश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में अगला निर्देश, सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ जिले स्तर पे एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और इस कंट्रोल रूम में श्रमिक भाई बहन अपनी किसी भी समस्या को बता सकते हैं जिसपे त्वरित रूप से कार्रवाई करी जाएगी। कंट्रोल रूम के नंबर मैं आपको नोट करा रही हूं, 0120297823 दूसरा नंबर है 0120297823 तीसरा नंबर है 012029788862 और आखिरी नंबर है 012029787702। इसके साथ साथ सभी श्रमिक भाई बहनों से यह मेरी अपील है कि आप सब शांतिपूर्वक अपने अपने कार्यस्थल पर जाएं और कार्य करें। साथ में आपसे यह भी अपील है कि जिले का सौहार्द बनाए रखें व कानून व्यवस्था भी बनाए रखें।
इसके साथ साथ आपसे यह भी अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से प्रभावित नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ इस उग्र प्रदर्शन का सबसे बुरा असर दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक पर पड़ा। सेक्टर 62, सेक्टर 60, चिल्ला बॉर्डर और NH9 पर मीलों तक लंबा जाम दिखा। पीक आवर्स में हुए इस हंगामे के कारण ऑफिस जाने वाले लोग घंटों गाड़ियों में फंसे रहे। स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर वापस मुड़ने को मजबूर हो गए। देखा जाए तो नोएडा के फेज 2 में छाई ये खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति लग रही है। पुलिस की गश्त जारी है, कंपनियों के शटर गिरे हुए हैं और मजदूरों की आंखों में गुस्सा बरकरार है। प्रशासन भले ही कह रहा हो कि मांगे मान ली गई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या 15,000 और 20,000 की इस लड़ाई में नोएडा की औद्योगिक साख पर दाग लग जाएगा? एक तरफ सरकार ने सख्त नियम है तो दूसरी तरफ मजदूरों का अपना वजूद। अब देखना यह होगा कि प्रशासन का संवाद काम आता है या फिर यह आंदोलन और भी उग्र रूप लेता है। फिलहाल के लिए नोएडा फेज 2 छावनी बना हुआ है और हर आंख कल की सुबह का इंतजार कर रही है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और खास तौर पर जो लोग उपद्रव फैला रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। बेसिक राजनीति के अखाड़े से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर आ रही है। दुनिया के सबसे बड़ा चौक पॉइंट यानी स्टेट ऑफ होर्मुज़ अब बारूद के ढेर पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वो ऐलान कर दिया है जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है और वो ऐलान है नाकाबंदी। जी हां, समंदर के सीने पर अब अमेरिका ने अपनी दीवार खड़ी कर दी है। ट्रंप का सीधा संदेश है कि ना ईरान का तेल बिकेगा ना उसकी फौज को पैसा मिलेगा। लेकिन उधर ईरान ने भी समंदर की लहरों पर मिसाइलें तान दी हैं और धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने रास्ता रोका तो दुनिया को एक बूंद तेल नसीब नहीं होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर आ खड़े हुए हैं? क्या ट्रंप का ये ऐलान दुनिया को अंधेरे में धकेल देगा? आइए जानते हैं इस संग्राम की पूरी कहानी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने चिरपरिचित अंदाज में धमकाते हुए कहा है कि अमेरिकी नौसेना जो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है अब स्टेट ऑफ होर्मुज़ में लोहे की दीवार बन जाएगी। पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता के बेनतीजा खत्म होने के बाद ट्रंप का गुस्सा सातवें आसमान पर है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने स्पष्ट किया है कि केवल उन जहाज़ों को रोका, तलाशा और वापस भेजा जाएगा जो ईरानी बंदरगाहों से आ रहे हैं या वहां जा रहे हैं। गैर ईरानी व्यापारी को फिलहाल छूट दी गई है, लेकिन तनाव के साए में वहां से गुजरना किसी खतरे से खाली नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इस धमकी को हल्के में नहीं लिया है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर ने सीधे अमेरिकी नागरिकों को चेतावनी दी है। ईरान का सीधा तर्क है कि अगर उनका तेल नहीं बिका तो वह होर्मुज़ के गेट बंद कर देंगे। दुनिया का 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। वहीं ट्रंप के इस मास्टर प्लान का असली शिकार ईरान के साथ साथ चीन भी है। चीन अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए ईरान पर बहुत अधिक निर्भर है और हाल ही में खबर आई थी कि वे तेल के बदले चीनी युआन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी पेट्रोडॉलर को दी रही चुनौती को कुचलने के लिए ये नाकेबंदी की है। भारत जैसे देशों के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि तेल की कीमतों में उछाल पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। आपको बता दें, बहरीन में स्थिति अमेरिकी नौसेना 5वां बेड़ा पूरी तरह अलर्ट पर है। USS फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर और USS माइकल मर्की जैसे विध्वंसक जहाज होर्मुज़ में बारूदी सुरंग हटाने और पहरा देने के लिए उतर चुके हैं। ईरान की सर्कुलेशनरी गार्ड के पास दुनिया के सबसे खतरनाक सुसाइड ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। रविवार को ही ईरान नौसेना ने अमेरिकी जहाज़ों को अंतिम चेतावनी देते हुए पीछे हटने को मजबूर किया। ईरान ने साफ कर दिया है कि इसकी संप्रभुता से खिलवाड़ हुआ तो वह अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। इसीलिए ट्रंप जानते हैं कि ईरान को जंग में हराने से बेहतर है उसे भूखा मारना। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही बदहाल है,
उसकी लीडरशिप कमज़ोर हुई है और कई तेल षड्यंत्र तबाह हो चुके हैं। ऐसे में इस नाकेबंदी से ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के पास हथियारों और प्रॉक्सी वॉर के लिए फंड न बचे। ईरान के अंदर जनता का गुस्सा सरकार के खिलाफ भड़के। ईरान झुककर अमेरिका की शर्तों पर नई संधि करने को तैयार हो जाए। देखा जाए तो समंदर की लहरें आज खौफनाक तरीके से शांत हैं, लेकिन ये शांति किसी बड़े तूफान की आहट है। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र है तो दूसरी तरफ अपनी असमत की जंग लड़ता एक इस्लामिक मुल्क। ट्रंप की ये नाकेबंदी सिर्फ जहाज़ों को नहीं रोकेगी, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, वैश्विक अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों की उम्मीदों को भी रोक देगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन चुपचाप अपनी तेल सप्लाई करते हुए देखेगा? क्या रूस इस खेल में कूदेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज रात जब अमेरिकी जहाज होमरुज के मुहाने पर खड़े होंगे तब पहली गोली चलेगी? दुनिया की सांसें रोककर कल की सुबह का इंतजार कर रही है, क्योंकि ये महज एक नाकेबंदी नहीं बल्कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा जुआ है। अगर ये दांव उल्टा पड़ा तो पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा और भविष्य दोनों को कई भाषा दे दी हैं। जी हाँ, मौका था नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का, जहां देश की दिग्गज महिलाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उस खास लम्हे की जब पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विपक्षी नेता और देश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार का नाम लिया। ये केवल एक संबोधन नहीं बल्कि उस नारी शक्ति को सलाम था जिसने भारत की लोकतांत्रिक जड़ों को सींचा है। दरअसल सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने जब अपने संबोधन में पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार का नाम लिया तो पूरा विज्ञान भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मीरा कुमार जो दिग्गज नेता बाबू जगजीवन राम की सुपुत्री और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति के बगल में बैठी थी, उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। आपको बता दें, मीरा कुमार 2009 में भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनी थी। पीएम मोदी द्वारा उनका विशेष उल्लेख करना ये दिखाता है कि नारी शक्ति वंदन का ये मिशन राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र नीति का हिस्सा बन चुका है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सबसे बड़ा धमाका 16 अप्रैल की तारीख को लेकर किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके लिए 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसका मकसद दशकों से लंबित महिलाओं के 1/3 यानी 33% आरक्षण को अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू करना है। पीएम मोदी ने चतुराई से विपक्ष को उनके पुराने स्टैंड की याद भी दिलाई। उन्होंने कहा, 2023 में जब यह अधिनियम पास हुआ था तब सभी दलों ने एक सुर में इसे 2029 तक लागू करने पर जोर दिया था। अब सरकार उसी दिशा में निर्णायक कदम उठाने जा रही है ताकि महिलाओं को सपनों के पंख मिल सकें। प्रधानमंत्री ने आंकड़ों के जरिए भारत की बदलती तस्वीर पेश की। देश में 14 लाख से ज़्यादा महिलाएं स्थानीय निकायों में नेतृत्व कर रही हैं। करीब 21 राज्यों में पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी 50% तक पहुंच चुकी है। जनधन योजना के तहत 32 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले। जाहिर है, विज्ञान भवन से उठी ये गूंज आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुनाई दे रही है। पीएम मोदी ने आज मीरा कुमार का नाम लेकर न केवल विपक्ष को चौंकाया बल्कि ये संदेश भी दिया कि देश की आधी आबादी के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। 16 अप्रैल को जब संसद की विशेष बैठक शुरू होगी तब पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ होंगी। क्या ये विधेयक 2029 से पहले ही लागू होकर देश की राजनीति का चेहरा बदल देगा? क्या भारतीय लोकतंत्र की निर्णय प्रक्रिया में अब महिलाओं का बराबर का बंधन होगा? लेकिन इन सभी बातों के बीच एक बात तो साफ है कि नारी शक्ति अब केवल वोट बैंक नहीं बल्कि भारत भविष्य की कमांडर बनने जा रही हैं। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि कैसे एक तरफ संगीत के स्वर्णिम युग का अंत हुआ तो दूसरी तरफ
हकों की लड़ाई ने सड़कों पर संग्राम छेड़ दिया। वैश्विक मोर्चों पर मची उथल फूथल हो या संसद में नारी शक्ति की राज तिलक की तैयारी, हर खबर इशारा कर रही है कि हम एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरें और उनके पीछे छुपे बड़े सच के साथ। तब तक आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।